ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। नाज़रीन, आपके लिए हम एक नया प्रोग्राम लेकर के आए हैं अमेरिका से, जो हिंदुस्तान और अमेरिका और दूसरे मुल्कों के बारे में न्यूज़, व्यूज़ और इंटरव्यूज़ बराह रास्त अमेरिका से पेश किए जाएंगे। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना सईद। नाज़रीन, आप लोगों का खैर मकदम है इस प्रोग्राम में, ब्रिजेस अमेरिका के इस प्रोग्राम में। आज हमारे साथ हैं शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी, जो दिल्ली से हैं और जो इस वक्त रिटायर्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। तो वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज उन्होंने अभी कुछ दिन हुए किताब लिखी है, पॉपुलेशन मिथ, के जो एक मिथ है कि जो मुसलमानों की पॉपुलेशन जो है वो एक्सप्लोजन होने वाली है या हो रही है, उसके बारे में इन्होंने काफ़ी अच्छी किताब लिखी है, काफ़ी ज़ख़ीम किताब लिखी है। और उसके ऊपर ये बहुत से लोगों से बात कर चुके हैं। तो आज हमने सोचा कि हम इनसे बात करेंगे और उर्दू में करेंगे, क्योंकि आपकी सारे मैंने बात जो सुनी है सब अंग्रेजी में है, तो क्योंकि मैं ये प्रोग्राम यहाँ से उर्दू में करना चाह रही थी। चलें, तो हमको कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स बताएं। मैंने वैसे तो पढ़ ली है आपकी किताब, मगर मुझे आप खुद बताएं कि ये जो पॉपुलेशन मिथ है, तो इसमें जो 3-4 मोटे मोटे पॉइंट है जिसमें आप दूसरों से बात करके उनको बता सकते हैं कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये साल हर साल से हम देख रहे हैं कि एक मिथ क्रिएट किया जा रहा है और वो बार बार दोहराया जाता है कि मुसलमानों के बहुत सारे बच्चे होते हैं और जानबूझ के वो इतने बच्चे पैदा करते हैं ताकि उनकी आबादी इतनी हो जाए कि वो मेजॉरिटी हो जाए और पॉलिटिकल पावर कैप्चर कर लें। तो हमने बड़े टॉप लीडर से अब उनका नाम भी क्या छुपाना, नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर गुजरात थे, उन्होंने पब्लिक मीटिंग में कहा बड़े इंसल्टिंग टोन में कि हम 5 हमारे 25 और ये मुसलमान बच्चा बनाने की फैक्ट्रियां हैं। इसी तरह हमने और कई लीडरों से सुना कि हम 4 हमारे 40, यानी कि हर मुसलमान की 4 बीवियां और 20 बच्चे, ये 40 बच्चे होते हैं। और ये बार बार उनसे और पूरी इन ऑल सीरियसनेस हमने सुना है, ये प्रोपेगेंडा का प्रचार किया जाता है। तो मुझे ये कई साल से मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था कि एक्चुअली फैक्ट्स हैं क्या। तो मैंने 4-5 मिथ हैं जिनका उनको मिथ मैं आपको बताऊंगा और उनके जवाब बताऊंगा। सबसे पहले तो कि मुसलमानों की आबादी सबसे तेजी से बढ़ रही है। तो इसका फैक्ट यह है कि मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग सबसे कम है, यानी बर्थ रेट हाईएस्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदू फैमिली के 2 बच्चे हैं, मुसलमान के 10 बच्चे हैं, जो कि इंप्रेशन दिया जाता है। किसी भी टाइम पे पिछले 60 साल में एक बच्चे से ज्यादा का फर्क नहीं था, लेकिन इंप्रेशन ये दिया जाता है कि मुसलमान के 10-10 बच्चे होते हैं, विच इज रॉन्ग। दूसरे ये अगर एक हिंदू के 3 बच्चे हैं तो मुसलमान के 4 होंगे। 4 बच्चे, और अगर हिंदू के 4 हैं तो मुसलमान के 5। एक से ज्यादा का गैप कभी भी नहीं था। दूसरी चीज ये कि उससे ये कहते थे कि ये जानबूझ के इतने ज्यादा पैदा कर रहे हैं कि इनकी जो पॉपुलेशन है हिंदुओं से ज्यादा हो जाए, मेजोरिटी हो जाए और वो पॉलिटिकल पावर कैप्चर करें। इसमें भी 2 मिथ है कि एक तो जानबूझ के एज एन ऑर्गेनाइज कंस्पिरेसी बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये गलत और झूठ है, बकवास है। दूसरा ये कि मेजोरिटी हो जाएंगे, ये भी बिल्कुल गलत है। इसकी ये के लिए भी मैंने ये किया कि मैं आप मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं प्रोफेसर दिनेश सिंह, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े कामयाब वाइस चांसलर थे, मैथमेटिशियन है। मैंने उनसे कहा कि मैं अपना डेटा आपको भेज रहा हूँ, इस डेटा को देख के बताइए कि कितनी जल्दी मुसलमान मेजोरिटी हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि साहब भूल जाइए, 60 साल में नहीं, 600 साल में नहीं, कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकते। और बल्कि उन्होंने ये दिखाया कि अगर आप कह रहे हैं कुरैशी साहब, ये जो आप बात कह रहे हैं, क्या ये मेन स्ट्रीम मीडिया है? जी, ये मेन स्ट्रीम, मैं आपकी बात अधूरी रह गई। ये जो उन्होंने बात की कि 600 साल में भी नहीं हो गई है ये बात कि मुसलमान विल टेक ओवर, तो क्या ये बात मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ चुकी है? अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में सिर्फ इस हद तक आ चुकी है कि जिन लोगों ने मेरा इंटरव्यू सुना है, मुझसे इंटरव्यू किया है,
उसमें मैंने उनको बताया, क्योंकि ये मॉडल जो है मैंने अपनी इस किताब में जी, उनका जू का तू जैसा उन्होंने मुझे भेजा था मैंने छाप दिया है, कि मैंने बता दिया कि भाई ये सिर्फ लफाजी की बात नहीं है कि आप फर्जी जमा खर्च करते चले जाइए। उन्होंने तो मैथमेटिकल मॉडल बना दिया कि अगर ये ट्रेंड रही तो कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे। और उसका एक और भी मैं फिगर बता दूं कि जो ये इनसिक्योरिटी हिंदू माइंड में पैदा की जाती है कि देखो मुसलमान आ रहे हैं बस जल्दी मेजोरिटी हो जाएंगे, ये भी गलत है कि 1951 में अगर 30 करोड़ हिंदू ज्यादा थे मुसलमानों के मुकाबले में, तो आज उनका गैप 80 करोड़ हो गया, और अगले सालों में वो 100 करोड़ हो जाएगा। तो घट कहाँ रहे हैं और ये कहाँ पे मुसलमान उनको ओवरटेक करने जा रहे हैं, ये सब जो गलत और बेबुनियाद बात की जा रही है ना, इसको एक्सप्लोर किया है। तो तीन चीजें हो गई कि एक तो मुसलमानों की, ये तो फैक्ट है कि मुसलमानों का बर्थ रेट सबसे हाई है, लेकिन ऐसा नहीं जैसे बताया जाता है कि 5 गुना 10 गुना, बल्कि सिर्फ एक बच्चा ज्यादा। दूसरा ये कि कोई ऑर्गेनाइज कंस्पिरेसी नहीं है। तीसरा नहीं कि दे आर नॉट डेमोग्राफिक बैलेंस को डिस्टर्ब होने नहीं जा रहा। थोड़ा सा पिछले 70 साल में हुआ है, वो कितना हुआ है कि पहले 1951 के सेंसस में 84% हिंदू थे, अब वो 79.8 यानी 4.2 कम हुए हैं। और कॉरेस्पॉन्डिंगली ये सारे जो कम हुए हैं हिंदू, ये सभी कम्युनिटीज में क्रिश्चियन सिख बुद्धिस्ट वगैरह में बट गए। मुसलमानों में सबसे ज्यादा मुसलमानों की का प्रोपोर्शन 9.8 से बढ़ के 14.2 हुआ, ये माना। लेकिन ये बहुत ही स्लो रफ्तार है। लेकिन आप एब्सोल्यूट नंबर में जैसे मैंने बताया कि 30 करोड़ से ज्यादा, 80 करोड़ हिंदू ज्यादा हो गए, तो है ना, इसलिए को हिंदुओं को जो खतरे की घंटी सुनाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है। और इसमें भी एक चीज मुझे ये लगता है कि ये जो खतरे की घंटी है, ये जो पढ़े लिखे हैं हिंदू, उन्हें मालूम है कि ये इट इज अ मिथ। अगर आपको एक मैथमेटिशियन ने बताया है कि भाई, मगर वो जान के इस कॉन्स्पिरेसी को या इस बात को वो कर रहे हैं पब्लिसाइज। नहीं, इसमें दो बात, एक तो कहूंगा कि जो ये प्रचार कर रहे हैं उनकी अगर आप बात कर रही हैं तो उनको तो मालूम है, अगर रियलिटी मालूम है, और हो सकता है ना भी मालूम हो, क्योंकि जब झूठ बार बार बोलो ना तो आप खुद भी उस झूठ पर आप खुद भी यकीन करने लग जाते हैं। वो तो गोबल्स की पुरानी थियरी है, गोबल्स की, कि भाई झूठ इतनी दफा बोलो कि वो सच हो जाए। नहीं, वो तो ये है कि दूसरों की निगाह में सच हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप झूठ बोले तो आप भी उस झूठ को सच मानने लग जाते हैं, क्योंकि इतनी बार बोल चुके होते हैं। तो इसलिए मैंने बल्कि ये सवाल अपनी किताब में पोस्ट भी किया है, क्या क्या वजह है, क्या ये लोग एक दो रीजंस हो सकते हैं कि जो झूठा प्रचार करते हैं, कि ये तो इनको मालूम ही नहीं, या ये कि मालूम तो है लेकिन मिस्चीवसली झूठा प्रचार करते हैं। इसमें फिर मैंने इसका जवाब भी दिया। मैंने कहा कि देखिए, ये इतने पढ़े लिखे और रिसर्च करने वाले लोग हैं, इनकी बड़ी बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ऐसा तो हो नहीं सकता इनको मालूम नहीं है, विच मीन्स जानबूझ के मिस्चिफ फैलाने के लिए झूठ का प्रचार कर रहे हैं। तो ये तो तीन चीजें अब तक मैंने बताई। चौथी चीज जो था इसमें कि हम 5 हमारे बच्चे, यानी हर मुसलमान की 4 बीवियां और 20 बच्चे 50 बच्चे होते हैं। मैं इन्हीं लीडरान से कहूंगा कि मुझको 130 करोड़ में एक मुसलमान एक दिखा दें जिसकी 4 बीवियां और 40 बच्चे या 20 बच्चे, मुझे एक दिखा दें। यानी ब्लेटेंट झूठ की भी एक लिमिट होती है, लेकिन वो बोलते हैं, बड़ी बेशर्मी से बोलते हैं। तो अब जनता में ये जेन्युइनली ये ओपिनियन हो गई है, ये फीलिंग हो गई, क्योंकि बार बार सुनी जो ग्लोबल्स वाला आपने थ्योरी बताई कि जब उन्होंने सुना यही है तो ये फीलिंग होती है। बल्कि जब मैंने ये रिसर्च शुरू की थी 25 साल पहले, उस वक्त मेरे माइंड में भी ये हुआ था कि क्या वाकई ये फैक्ट है। अब मुझे तो ये बड़ा सरप्राइज आया कि गैप बिटवीन हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन वाज ओनली 1 चाइल्ड। और वो उसकी वजह भी समझिए, वजह यह है कि रिलीजन कभी भी फैक्टर नहीं था। मोरा मेरा इस पे एक चैप्टर है कि एक्चुअली फैमिली प्लानिंग बिहेवियर के पे क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। 3 मेनली 3 और भी ज्यादा। सबसे पहले तो लिटरेसी, पर्टिकुलरली ऑफ गर्ल्स। जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे कम होते हैं, कोई भी कौम हो, हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं, लिटरेसी के साथ बच्चे कम भी होते हैं और बच्चों के बीच में जो इंटरवल होता है वो भी ज्यादा होने लगता है।
करेक्ट। दूसरी चीज इसमें हमने ये देखी कि जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे कम होते हैं, यानी उसका इकोनॉमिक स्टेटस से ताल्लुक है। जी और तीसरा ये कि सर्विस डिलीवरी, जब डॉक्टर और नर्स मुस्लिम इलाके में ये कह के मिनी पाकिस्तान है, इसमें इसको कंटेम्प्चुअसली डिसमिस करते हैं, वहां जाते नहीं। जब डॉक्टर ही नहीं जाएगा, नर्स नहीं होगी, फैसिलिटी नहीं होगी, तो फैमिली प्लानिंग वो कोई कैसे करेगा। तो अगर मुसलमान फैमिली प्लानिंग में पिछड़े हुए थे, अभी भी पैसे तो पीछे हैं, पिछड़े हुए रहे हैं, उसकी वजह ये थी कि इन तीनों फैक्टर्स में वो सबसे पुअर है। ये अफसोस की दुख की बात है कि मुसलमान लिटरेसी में, एजुकेशन में सबसे पीछे हैं। पीछे वो है। मजहब जो तालीम पर जितना जोर था जिसका, उसके जी फॉलोअर सबसे पीछे हैं तालीम में। ये तो अपनी जगह सब्जेक्ट है डिस्कशन का। तो हमारे यहाँ चूंकि मुसलमान सबसे कम लिटरेट हैं, इस वजह से उनके बच्चे ज्यादा होते हैं। इसी तरह सबसे गुर्बत उनमें सबसे ज्यादा है, इसलिए बच्चे ज्यादा होते हैं। लेकिन हमने उन्हीं लोगों से, जो हम 5 हमारे 25 सुना है, उनको कभी मुसलमानों की तालीम के बारे में बात करते तो सुना ही नहीं, उनकी इनकम बढ़ाने की बात करते तो सुने नहीं, बल्कि उनकी इनकम बंद करने की, इकोनॉमिक बॉयकॉट कर दो। मैं ये एक मिनट ये कंप्लीट कर लूं, ये पॉइंट अच्छा कंप्लीट करने दीजिए कि ये, बल्कि उनके मुंह से हमने क्या सुना है कि इनकी इनकम, इनसे बॉयकॉट कर दो, इनका इकोनॉमिक बॉयकॉट करो, इनसे सब्जी फल भी न खरीदो, कुछ न करो, वो ताकि और गरीब हो जाएं। भाई हाँ और गरीब हो जाएंगे तो फिर और बच्चे पैदा करेंगे, और वी बच्चे वांट। फिर तो आप सोच लीजिए, अगर ज्यादा और गरीब हो जाएंगे तो फिर बच्चे ज्यादा होंगे, क्योंकि गुर्बत के साथ बच्चे बढ़ते हैं, जी, है ना। लेकिन उसकी तो बात नहीं करते। हाँ तो इसलिए पूरे डिस्कोर्स और नैरेटिव में डिसऑनेस्टी है। आप अपने सवाल कीजिए, उसके बाद मैं 4 बीवियों वाले इशू पे आऊंगा। उसमें मैं जो बात आपसे पूछना चाह रही थी कि वो मुस्लिम तबका जो एक आम तौर पे वो बैकवर्ड है और वो इतने एजुकेटेड नहीं होते और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उनका पिछड़ा हुआ है। मगर उसमें जो मुस्लिम माशरे के जो बिग विग्स हैं, जो लर्नेड लोग हैं, उनको आना चाहिए था ना, या उनको ये फैसिलिटी देनी चाहिए थी उनको, इसकी फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज वगैरह। इसमें जो मुस्लिम माशरे के लर्नेड लोग हैं या सो कॉल्ड उलेमा हैं, उनका क्या रोल रहा, या वो जी, अगर नहीं, अगर आप इजाजत दें कि इस सवाल का जवाब मैं जरा बाद में दूं, क्योंकि पहले जो मिथ है, पहले जी वो मिथ कंप्लीट कर लूं। वो बस एक दो बचे हैं कि ये मिथ्स क्या हैं और क्यों फैलाए जा रहे हैं और उनका क्या इम्पैक्ट है। तो अगला जो मिथ है कि हर मुसलमान के 4 बीवी हैं। जी ना, इसमें 3-4 अनट्रूथ्स हैं, 3-4। इसको मैंने डिफरेंट लेवल पे देखा। एक तो कि सबसे पहले कि फैक्चुअली क्या मुसलमानों में पॉलीगेमी सबसे ज्यादा है? क्या वाकई हर मुसलमान के, आपने किसी मुसलमान अपने किसी दोस्त को, जानने वाले को 2 बीवियों वाला देखा है, जिसकी 2 तो लिविंग बीवियां हो? एक भी नहीं समझ सकती उनसे। है ना। 4 की बात छोड़िए, मैंने तो आज तक 74 साल की जिंदगी में 2 बीवियों वाला सिर्फ एक आदमी देखा, जो उसको मरे हुए भी 25 साल हो गए, जिसकी जिंदगी में उसकी दोनों बीवियां जिंदा थी। एक मरने के बाद दूसरी होना वो दूसरा इशू है। तो इसलिए ये तो हम 4 यहाँ 4 बीवियां, ये गलत है कि एक तो पॉलीगेमी। एक ही स्टडी भारत सरकार की ही थी, 1975 में हुई थी, कि देखिए तो फैमिली प्लानिंग की और पॉलीगेमी की क्या पोजीशन है। तो ये पाया गया कि सभी कम्युनिटी में पॉलीगमी है हिंदुस्तान के। और ट्राइबल में 15%, बुद्ध, जैन, हिंदू, और सबसे कम पॉलीगमी पाई गई मुसलमानों में। हिंदुओं में थी 5.8, मुसलमानों में थी 5.7। अब यहाँ पे एक अजीब सी बात है कि मुसलमान पॉलीगमी करता नहीं, लेकिन उस राइट के लिए लड़ने मरने को पूरा तैयार लड़का हो जाएगा, है ना। अरे भाई, उस पर बैन लगाने की बात हो तैयार। रही है तो बैन कर दो। जब करते ही नहीं हो तो बैन होने में आपको क्या एतराज है? लेकिन उसके लिए मरने को तैयार हो जाएंगे। तो और जो पॉलीगेमी खुद करते हैं वो दूसरे पे उंगली उठाते हैं, करते खुद ज्यादा है। तो एक तो ये झूठ निकल। फिर मैंने ये देखा कि क्या ये जो स्टडी थी, ये सिर्फ एक फ्री की स्टडी थी। एक तो भारत सरकार की थी और बहुत बड़ी स्टडी थी, 2 लाख इसमें रिस्पोंडेंट थे। फिर मैंने देखा 1931, 41, 51 के सेंसस में देखा एग्जैक्टली द सेम ट्रेंड, कि सभी कम्युनिटीज में पॉलीगमी थी थोड़ी बहुत, बल्कि ट्राइबल तो सारे, उसमें तो कोई मुसलमान नहीं है, वो 15%, 16%। और मुसलमानों में हमेशा सबसे कम थी। तो एक तो पॉलीगमी का कुछ आइडिया आपको कितने परसेंट के मुसलमानों में? 5.7 अच्छा 5.7। एज अगेंस्ट 5.8 ऑफ द हिंदू। वाह तो
इसलिए तो ये एक्चुअली पॉलीगेमी मुसलमानों में जाकर जब बहुत कम है, ना के बराबर है, और वो भी खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो उसको मुसलमानों को भी चाहिए कि इशू ना बनाए। अगर पॉलीगेमी पे बैन लगता है तो बड़ी अच्छी बात है, कर देना चाहिए, जब करते ही नहीं। दूसरा ये कि इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम में भी यहाँ पे मैंने देखा कि मुस्लिम में भी मिथ है, क्योंकि उसमें ये कि कुरान शरीफ की एक ही आयत है जो कहती है कि तुम 2 या 3 या 4 शादियां कर लो। तो अब मैं दौड़ के खुशी खुशी जाके दूसरी तीसरी चौथी करने निकल जाऊं, पूरी आयत को समझे बिना। अब आयत क्या है, वो आयत ऑर्फन्स की बात हो रही है। उस जी ऑर्फन में ये हो रही है कि तुम यतीमों का और यतीमों और बेवाओं की प्रॉपर्टी हड़प ना करना, उनकी अच्छी चीज लेके अपनी बुरी चीज से रिप्लेस न कर देना, उनके साथ ज्यादती न करना, नाइंसाफी न करना। और सबसे अच्छा तो ये होगा कि तुम उनमें से 2 या 3 या 4 से शादी कर लो, अगर तुम उनमें बराबरी कर सकते हो। कर तो सकते। एकदम आप ये देखिए कि 2 कंडीशन है इसमें। ये तो हमने उलमा के मुंह से भी सुना है कि कंडीशन के भाई बराबरी जरूरी है, बराबरी जरूरी है कि चारों बीवियों को, अगर आपने साड़ी खरीदनी है तो चारों एक ही प्राइस की, एक ही कलर की होनी चाहिए। ये सब मकसद नहीं है इसका। उनको पूरा अफेक्शन एंड लव और जो अटेंशन देनी रिस्पेक्ट। है, वो बराबरी जो आसान काम नहीं होता, और जो आयत में ही लिखा हुआ है क्या वो कि वो बराबरी देना आसान काम नहीं है, अगर दे सकते हो तो तुम उनमें से शादी। अच्छा, उनमें से, इसको लोग भूल जाते हैं, इसको उलमा भी भूल जाते हैं। ये उसमें लिखा है कि उन ऑर्फन्स में से 2 या 3 या 4 शादी कर लो, उन ऑर्फन्स में से। दैट मीन फर्स्ट कंडीशन है कि आप वो विडो की रीमैरिज कीजिए जी जिसको इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन की जरूरत थी। तो ये मुसलमान हमारे मौलाना भी भूल जाते हैं कि भाई ये कॉन्टेक्स्ट क्या था। वो तो साफ कर रही आयत के उन यतीमों में से तुम 2 या 3 या 4 से शादी कर लो। और इक्वालिटी करना, इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि आपने शादी कर ली उस यतीम से तरस खा के और घर में बर्तन मांजने के लिए उसको लगा दिया कि एक जी बीवी राज कर रही है, क्वीन बन गई, ये आपके नौकरानी आ गई। ये मकसद उसका है इक्वालिटी का। जी तो ये पॉलीगेमी की हकीकत है। और फाइनली जो एक मिथ है जो मुसलमानों को मैंने एड्रेस किया कि मुसलमानों में ये बिलीफ है कि इस्लाम फैमिली प्लानिंग का मुखालिफ है। और हिंदू जी मुसलमानों में भी और गैर मुस्लिम में भी यही फीलिंग है कि इस्लाम फैमिली प्लानिंग की मुखालफत करता है। मैंने हाँ इस किताब से आयतें और हदीसों की रोशनी में साबित किया है कि इस्लाम फैमिली प्लानिंग का मुखालिफ ही नहीं है, बल्कि ओरिजिनल प्रोपोनेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग है। जो हैरानी की बात है कि 1400 साल पहले जब पॉपुलेशन का कोई प्रेशर नहीं था पूरी दुनिया में, उस वक्त कुरान शरीफ में ये कि जब तुम इस लायक हो जाओ कि वो एक फैमिली अफोर्ड कर सको तो शादी करो। यानी ये इस लायक होना का जो जो कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट है। और ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसके एक्सप्लेनेशन जी में कहा कि नौजवानों, तुम शादी करो, क्योंकि शादी अगर करोगे तो तुम और दूसरी औरतों पे बुरी निगाह से देखना से बच जाओगे। तो एक शख्स उनके पास पहुंच गया कि आयत ये कहती है कि मैं शादी करूं जब मैं अफोर्ड कर सकूं, मैं गरीब जरूर हूं लेकिन मेरी भी तो सेक्सुअल नीड्स है, मैं क्या करूं। तो हुजूर ने फरमाया कि तो जब तक तुम रोजा रखो, क्योंकि रोजा सेक्सुअल डिजायर को सप्रेस करता है। और बल्कि तीसरी एक और हदीस से मैंने इससे कंक्लूड किया कि इस्लाम बिल्कुल फैमिली प्लानिंग का प्रोपोनेंट है, पायनियर है। जिसमें एक शख्स उनके पास पहुंचा कि जी मेरे बहुत 4 बच्चे पैदा हो गए, मुझे और बच्चे नहीं चाहिए, लेकिन एक जू कह रहा था और मैं विड्रॉल मेथड कॉइटस इंटरप्टस यूज करना चाहता हूँ, लेकिन एक जू कह रहा था कि ये माइनर इन्फेंटिसाइड है, ये तो कत्ल है। तो उस पे हुजूर ने फरमाया कि नहीं, जू ने गलत कहा, जू ने गलत कहा। यानी कॉइटस इंटरप्टस कर सकते हो, यानी फैमिली प्लानिंग का मेथड भी अप्रूव कर दिया। इससे ज्यादा प्रोग्रेसिव और क्या बात हो सकती है। मगर ये जो आप कह रहे हैं बड़ी खूबसूरत बात है, मगर ये बात हमारे जो मौलवी हैं वहां तक नहीं पहुंचती, और वो तो कुछ और ही बात कहते हैं। जो आम बेचारे गरीब मुसलमान है, मैं मेवात वगैरह जाती हूँ कुछ पानी का काम करने, तो वहां मैं देखती हूँ बाबा 5-6 बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, क्यों पैदा कर रहे हो? जी वो मौलवी साहब बुरा मान जाएंगे, उन्होंने कहा है कि नहीं, ये तो अल्लाह की देन है। तो कैसे?
मतलब करेक्ट। ये मैंने एक सर्वे, इसका ओरिजिनल सर्वे भी किया, पर जो सेकेंडरी डेटा तो क्या ही था। मैंने अलवर राजस्थान में, जो मेवात का पार्ट जो राजस्थान में पड़ता है, उसमें लखनऊ और हैदराबाद में, और वहां पे हमने ये पूछा लोगों से कि जो इनके बच्चे ज्यादा थे कि भाई तुम फैमिली प्लानिंग क्यों नहीं करते, तो उन्होंने ये कहा कि भाई इस्लाम के खिलाफ है। तो हमने कहा आपको किसने बताया? तो उन्होंने कहा जी मौलाना साहब ने। तो मैंने, कौन से मौलाना ने? तो उनको कोई नाम आप याद नहीं था। एक जनरल आम फहम, गलत फहमी पैदा की गई। हम इमामों के पास पहुंच गए, वहां के मोहल्ले के, उसके, हमने कहा कि साहब आपकी क्या है? उन्होंने भी कहा कि मजहब के खिलाफ है। तो हमने कहा मजहब में कहाँ लिखा हुआ है खिलाफ है? तो वो कुछ बता नहीं पाए, बस सिवाय उसके कि भाई अगर खुदा ने पैदा किया है तो वो रिस्क भी देगा, और इसलिए बच्चे पिए जाओ, खुदा बस आपको खिलाता रहेगा। ये नहीं, ये उन्होंने एक उस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो हम मुसलमानों में, उलमा में, मैंने अपनी बल्कि इसमें जो रिकमेंडेशन की उनमें ये कहा है कि भाई उलमा को भी हमें ये बात समझानी पड़ेगी कि और इसमें मैंने पूरा एक चैप्टर इस्लाम कहता क्या है, और उलमा जो पूरे दुनिया के प्रोग्रेसिव लिबरल उलमा ने जो इंटरप्रिटेशन की है, हमारे हिंदुस्तान में जो मोहल्ले के इमाम है उनको नहीं पता। बड़े बड़े उलमा ने तो ठीक इंटरप्रिटेशन की है, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंची है, वो पहुंचानी चाहिए। बिल्कुल जी, मैं तो बल्कि ये कहती हूँ कि हमारे यहाँ के जो मौलवी वगैरह हैं उनको पहले एक सनद मिलनी चाहिए। यहाँ तो कोई भी मौलवी बन जाता है अपने उस पे, और कोई भी फिर गलत सलत कुरान शरीफ में से, हदीस में से कोट करके अजीब अजीब बातें कर। हमारे जो आलिम हैं उनको इल्म नहीं है, और जो मौलवी हैं उनको कुरान का और हदीस का पता नहीं है, तो जाहिर है फिर बाकी लोगों का क्या होगा। जो बात मैं आपसे पूछना चाह रही थी वो ये कि स्टेट वाइज भी आपने की अपनी जो रिसर्च है, कि कौन सी स्टेट्स में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है या परसेंटेज ज्यादा है? देखिए वो तो जिन स्टेट में मुस्लिम परसेंटेज ज्यादा है वो तो सब मालूम ही है। जैसे बंगाल में तो 27-28% है, बिहार में है, यूपी में है, केरला में है, केरला में भी 33% के करीब है। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई कि कोई हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ और मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ नहीं है, क्योंकि 24 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे मुसलमानों के में फैमिली प्लानिंग का इस्तेमाल बिहार के हिंदुओं से ज्यादा है। यानी अगर मजहब फैक्टर होता तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान फैमिली प्लानिंग ना करते, लेकिन 24 स्टेट्स में बिहार के हिंदुओं के मुकाबले में मुसलमानों का बर्थ रेट कम है। कम है ये 24 उन्होंने स्टेट। फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट की है। तो अच्छा। जिससे ये निकल के आता है नतीजा कि वहां के जो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल। अब बिहार का हिंदू भी गरीब है, बिहार का हिंदू भी इलिटरेट है, मुसलमान भी इलिटरेट है, दोनों की का बर्थ रेट बहुत हाई है। बल्कि इसमें हमने ये देखा कि जो रेंज है, अब मुसलमानों की रेंज तमिलनाडु में अगर 1.74 है तो बिहार में 4.11 हो जाती है। अब इसमें से किसको मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ मानेंगे? एक ही जगह का मुस्लिम इज ओनली 1.74, और नहीं, 24 जगह। मैं ये देखना चाहती थी कि जिस जगह ग्रोथ ज्यादा है तो उसका उसका वो क्या है, एसोसिएशनल फैक्टर? इज इट एजुकेशन, इज इट लैक ऑफ एजुकेशन? टोटली 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 जो 3 फैक्टर्स मैंने आपको बोले, जिससे और भी फैक्टर्स निकल के आते हैं, लेकिन जो 3 मेन है, एजुकेशन, इनकम और सर्विस डिलीवरी। अब उससे ये भी होता है, जैसे ये जो हमारी जैसे तालीम ज्यादा होती है तो वो लड़कियों की मैरिज दर डिले हो जाती है। अगर डिले हो जाएगी तो उनका जो प्रोडक्टिविटी का पीरियड है वो रिड्यूस हो जाएगा, उनके बच्चे कम होते हैं। जैसे जैसे देखेगा कि जिनकी लेट मैरिज हुई उनके बच्चे कम हुए, तो इसी तरह अगर लिटरेसी होती है तो इनकम बढ़ती है। तो ये इंटरप्ले ऑफ फैक्टर्स जो है, ये इसमें पूरा हमने तफसील से एग्जामिन किया है। हमें फोकस उन चीजों पर करना चाहिए, बजाय इसके कि बस कि ये मुसलमान जानबूझ के ऐसा कर रहा है। ये प्रचार करके हिंदू मुसलमान के बीच में इतना तफरका पैदा करना, उसमें नफरत पैदा करना, जो जो मकसद है, मकसद ही यही है कि ये में लड़ाई रही, जब उसी के जरिए तो 80% लोगों को डरा के रखा जा रहा है कि देखो ये 14% तुमको खा जाएंगे। यही बात बोल के मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ऐसी क्या बात है। आशीष नंदी से मेरी बात हुई थी, मैंने उनसे पूछा कि ऐसी क्या बात है कि 80% लोग जो है वो 14-15% लोगों से डर क्यों रहे।
तो उन्होंने बड़ी अजीब बात की, उन्होंने कहा कि जी दिस मेजॉरिटी हैज अ माइनॉरिटी कॉम्प्लेक्स, हिंदू यस, मेजॉरिटी हैज अ माइनॉरिटी कॉम्प्लेक्स। करेक्ट करेक्ट। और ये जानबूझ के किया गया, और इसका फायदा भी उठा रहे हैं वो, पॉलिटिकल पूरा फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वाकई मतलब हिंदू कम्युनिटी में ये फियर पैदा कर दिया कि भाई मुसलमानों को अगर रोका नहीं और इनको वक्त पे इनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ तो ये छा जाएंगे। तो वही जज्बा पूरा देश में हो गया है, और उसकी वजह से वो इलेक्शन जीते जा रहे हैं। उसके पीछे आप देखें तो देयर सीम्स टू बी एन लर्किंग फियर, मतलब वो देयर इज अ फियर, मतलब वो फियर कहाँ से आ रहा है? वो ये बाबर आ गए थे और ये फिर शेरशाह सूरी आ गए थे, क्या किस किस्म का फियर है ये? इट इज सो जी नहीं, ये तो जो मिथ पैदा करने, अब जैसे ऐसे इंप्रेशन किए जाते थे कि बाबर ने आके हिंदुओं को हरा दिया था। बाबर से पहले तो 300 साल मुसलमानों का राज था, तो और उसने इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी को हराया था, इब्राहिम लोदी ने तुगलक को हराया था, तुगलक ने खिलजी को हराया था। इसलिए वो तो 300 साल की मुस्लिम हिस्ट्री थी। तो इसलिए कहना कि बस बाबर ने आके हिंदुओं को हरा के और जबरदस्ती कब्जा कर लिया, ये तो हिस्टोरिकल मिथ्स जो क्रिएट किए जाते हैं उनमें से एक है। मगर इसके मतलब वो जो एक सेंस है साइकोलॉजिकली कि द मुस्लिम विल टेक ओवर, ये अजीब सा एक somehow I can't, इसकी मतलब I can't get to the bottom of this. What is, इस वक्त जो हिंदूज हैं they are doing very well, they are highly educated, many of them are very well placed, especially यहाँ पर जो टॉप नॉच कंपनीज हैं उसके सीईओज हैं वो टॉप नॉच लोग हैं। मगर ये, और वो इतनी जल्दी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ यहाँ के हिंदू भी। अब ये जो मोदी साहब आए थे तो वो अच्छे खासे पढ़े लिखे पीएचडी हिंदू वो चिल्ला रहे मोदी मोदी। तो एक अजीब बेवकूफी का समा था जो मार्कंडे साहब ने कहा कि मैं तो उन लोगों के सामने उनके मुंह पे कह के आया हूं कि तुम सबके सर में गोबर भरा हुआ है। अच्छा, लेट अस कम टू स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन पे आपने बात नहीं की, उस पे आपके रिसर्च में क्या है? उसमें ये है कि इस्लामिक स्कॉलर्स थ्रू द एजेस एक बात पे मुत्तफिक हैं कि स्टेरिलाइजेशन इज नॉट इस्लामिक, नॉट अलाउड। तो अच्छा, इसमें भी कोई तशवीश की बात नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी में भी ये है, जो पॉपुलेशन पॉलिसी है, कि स्टेरिलाइजेशन शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। स्पेसिंग मेथड, टेम्परेरी मेथड पर ही फोकस करो। और हिंदुस्तान में जो फैमिली प्लानिंग मैं समझता हूँ ये इज एक्चुअली क्वाइट ए सक्सेस। अब पॉपुलेशन स्टेबिलिटी की तरफ हो गई। 26 स्टेट्स में 29 में से 2.1 बर्थ रेट आ गया, जो रिप्लेसमेंट रेट माना जाता है। यानी माँ बाप दो हैं, जब वो मर जाएंगे तो उनके दो बच्चे टेक ओवर करेंगे। तो रिप्लेसमेंट लेवल 26 स्टेट में आ चुका है ऑलरेडी। अब सिर्फ 3 स्टेट बचे हैं, सिर्फ 3 बचे हैं। इज इट ऑल ओवर या यानी पूरा ये समानता है उसमें हिंदू मुस्लिम में, या नहीं है? समानता है, समानता है, लेकिन अब सिर्फ 3 स्टेट में हाई बर्थ रेट है। वो बिहार सबसे ज्यादा, यूपी और मध्य प्रदेश और राजस्थान। एक्चुअली 4 स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे अभी फोकस करने की जरूरत है, जिनको वो बीमारू स्टेट, डॉक्टर आशीष बोस ने एक टर्म दी थी बीमारू स्टेट। उनके जो एब्रीविएशन है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, बीमारू। तो इन 4 स्टेट में बर्थ रेट सबसे ज्यादा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। हिंदुओं का बर्थ रेट भी जैसे मैंने बताया कि बिहार में तो बहुत हाई है। तो रिलीजन इसमें कहां से आ गया? वहां की उनकी जो बैकवर्डनेस है, सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, लिटरेसी की कमी, ये उसका रीजन है। उसके तरफ ध्यान देना चाहिए। मेरे ख्याल में लालू प्रसाद पे भी कई दफा निशाना बन चुका है। अब लालू प्रसाद के 9 बच्चे हैं, अब उनको मुसलमान है क्या? वो मुसलमान है? 9 बच्चे हैं उनके। स्टेरिलाइजेशन, जबकि यूनानिमिटी है सारे इस्लामिक स्कॉलर्स में और सारे स्कूल्स ऑफ इस्लामिक थॉट, उसके बावजूद 20% मुसलमानों ने स्टेरिलाइजेशन करा ली है। यानी इस हद तक फैमिली प्लानिंग में उनको इंटरेस्ट है। क्योंकि मेरे जो किताब में कंक्लूजन है कि मुसलमान बैकवर्ड सबसे ज्यादा जरूर है, लेकिन जिस रफ्तार से वो पिकअप कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग,
faster than the Hindus. Right. So they are catching up, which is why the gap जो पहले एक था, एक बच्चे का था हर फैमिली में, अब वो 0.5 रह गया, एक्चुअली 0.48 रह गया, वो गैप घटता जा रहा है। तो इसी से आपके सवाल का दूसरे सवाल का जवाब निकल के आता है कि जब ये गैप घटता ही जा रहा है, जब पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन 2045 तक अगर होगी, तो उस वक्त मुस्लिम और हिंदू तकरीबन बराबर आ जाएंगे। मुस्लिम उस वक्त भी थोड़े से बैकवर्ड होंगे, लेकिन वो वक्त आ रहा है कि जब हिंदू मुस्लिम दोनों बराबर हो जाएंगे, जब उनके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बराबर का हो जाएगा। जी, तो मतलब ये कि हम चाइना की तरफ तो नहीं जा रहे, चाइना का काफी सीरियस प्रॉब्लम हो गया वन चाइल्ड पॉलिसी से, तो वी आर गोइंग टू स्टिक टू। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो ये था कि पार्लियामेंट के थ्रू कोर्सिव मेथड से 2 बच्चों का वो जो करना है उन्होंने, आर दे गोइंग टू फॉलो अप और हैव दे डिसाइडेड? ये मैं समझता हूँ कि ये जो प्राइवेट मेंबर्स बिल आते रहते हैं हर बार, बेसिकली इसमें सरकार तो शायद सीरियस इसमें नहीं होती, क्योंकि वो बिल पास करना वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ मुसलमानों के लिए तो नहीं है। इंटेंशन तो ये कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते चले जाओ, इंटेंशन तो यही होती है। लेकिन अब अगर बिल आएगा, वो ये थोड़ी कहेगा कि मुसलमानों पे पाबंदी कर दोगे तो बच्चे हो और हिंदुओं पे कोई पाबंदी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इस बिल में कुछ होने वाला नहीं। दूसरे मैं ही कहना चाहूंगा, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू, कोएर्सिव मेथड कभी वर्क नहीं करते, बल्कि आपने चाइना की पॉलिसी का जिक्र किया। चाइना को भी रियलाइज हुआ कि उनकी वन चाइल्ड पॉलिसी वाज ए मिस्टेक, और बल्कि उन्होंने जब तो उन्होंने बंद कर दी, हटा दी, वो वन चाइल्ड नॉर्म तो अब खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि पूरा एक सोशल स्ट्रक्चर खत्म हो रहा है वहां। एक भाई और बहन का जो कॉन्सेप्ट है वही खत्म हो गया था, क्योंकि किसी लड़के ने कोई लड़की नहीं देखी तो उसकी बहन ही कोई नहीं है, कि अगर लड़की है तो उसने कोई भाई कभी नहीं देखा, और उसकी वजह से फिर बड़ी सेलेक्टिव अबॉर्शन होने लग गई, तो नुकसान हुआ। अब अगर ये इस तरह कर देंगे कि 2 चाइल्ड नॉर्म, सबसे बड़ा नुकसान हिंदुस्तान की औरतों को, और वो मुस्लिम औरतों की मैं बात नहीं कर रहा, इंडिया की औरतों को सबसे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि फिर सेलेक्टिव अबॉर्शन होगी कि भाई अब 2 से ज्यादा हम नहीं कर सकते, और सख्ती हो गई तो चलो अगर 2 लड़कियां हो गई हैं तो तीसरी जो है वो उसका सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट इलीगल तो है, लेकिन वो कराएंगे। तो ये सेलेक्टिव टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वगैरह करके औरतों के लिए, लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह होगा। और आपने देखा इमरजेंसी के दौरान जब संजय गांधी ने जबरदस्ती फैमिली प्लानिंग कराई थी, उसका कितना बैकलैश हुआ था। आज तक उससे कांग्रेस पार्टी भी अभी तक उससे रिकवर नहीं की है, और आज तक फैमिली प्लानिंग की कोई नेता बात करने की हिम्मत नहीं करता। मैंने एक स्टडी, एक और कमेटी में का मैं चेयरमैन था, उसमें स्टडी की थी कि पॉलिटिशियन का एटीट्यूड फैमिली प्लानिंग की तरफ क्या है। तो हमने देखा कि बात करने से डरते हैं, कि फैमिली प्लानिंग उनके रेडार पे है ही नहीं। फिर हमने ये देखा कि जब हमने एनालिसिस किया 4 पार्लियामेंट के लोकसभाओं के 13, 14, 15, 16 4 लोकसभाओं के हमने पार्लियामेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनकी स्टडी की, कि कितनी बार फैमिली प्लानिंग पे सवाल किए, 0.15%, 0.15 सवाल ही नहीं करते, डरते हैं। तो अगर 40 साल के बाद भी अगर उससे वो डर नहीं निकला, 45 साल के बाद, तो दोबारा कोएर्सिव मेथड करने के प्रपोजल भी मैं समझता हूँ बड़े अहमकाना बेवकूफी का प्रपोजल है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती थी कि फीमेल इन्फेंटिसाइड जो होती है हिंदू में होती है आमतौर पे, क्या ये मुस्लिम्स में भी है? बहुत कम है, बहुत कम है। और यही वजह है कि आपने अच्छा सवाल किया कि जो जेंडर रेशियो है इंडिया की, वो एंटी फीमेल है पिछले 100 साल से। यानी जेंडर रेशियो का मतलब ये होता है कि 1000 मर्द अगर हैं तो 1000 औरतें होनी चाहिए, तो कुदरत तो बराबर पैदा करती है। लेकिन हमारे यहाँ औरतें जो हैं पिछले 100 साल में, 1901 में तो 972 थी, और लेकिन अब घटते घटते 940, 927 पे आ गई थी, अब वो आजकल 940 के करीब है। लेकिन उसमें हिंदुओं की में जो रेशियो है 39 है, 939, मुसलमानों के 951 है। तो मुसलमानों के चाहे गर्ल की मोर्टेलिटी कम है,
क्योंकि इन्फेंट यही प्रिजम्पशन हो सकती है, कोई इसकी स्टडी तो नहीं की गई, लेकिन यही नतीजा निकाला जा सकता है क्योंकि इन्फेंटिसाइड कम है, इस वजह से उनकी जो प्रोपोर्शन है वो 951 हो गया एज अगेंस्ट 939 ऑफ द हिंदूज। राइट राइट। तो लेट मी आस्क यू राउंड अप क्वेश्चन कि आप फ्यूचर में क्या देख रहे हैं कि ये सब समानता हो जाएगी, मगर इनका जो कैंपेन है, इनकी जो एक कैंपेन चल रही है एंटी मुस्लिम और ये जो पोलराइजेशन की कैंपेन है, डू यू थिंक दिस विल इफेक्ट द मुस्लिम? तो ये तो एंटी मुस्लिम कैंपेन तो ये चलता ही रहेगा, क्योंकि ये पॉलिटिकली इलेक्टोरली साबित हो गया कि यही एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। और कुछ एजेंडा हो ना हो, इस एजेंडा को ले जाओ, हिंदू मुसलमान में लड़ाई कराए जाओ, उनमें नफरत, कोई ना कोई झूठे सच्ची कहानी लेके करा दो, दो बच्चों में लड़ाई करा के एक गांव में करा दो और पोलराइजेशन हो जाती है। अब ऑब्वियसली 80% लोग एक तरफ और 14% दूसरी तरफ होंगे, तो पॉलिटिकली इलेक्टोरली 14% का तो कोई चांस होना ही नहीं है। तो 80 में से 40% भी अगर कंसोलिडेट हो गए, जो इनका लक्ष्य है और जिसमें ये कामयाब हो रहे हैं, हर इलेक्शन सिर्फ इसी बिना पे जीत रहे हैं। लेकिन साथ साथ सिल्वर लाइनिंग है कि उसकी भी अब जब लिमिट होते जा रही है कि लोगों की आंखें खुलने लग गई हैं। अब लोग इतने इस किस्म के जो जहर फैलाने की कोशिश हो रही है उसको लोग समझने लग गए। अक्सर कितने वीडियोस मैंने देखे कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हिंदू लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि यार हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, लोग यही करते रहते हैं, इनको कोई और काम ही नहीं है। जो इनको कोई और काम इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अलावा जीतने का कोई तरीका नहीं है। जर्द पत्तों का बन फैज का देश है, दर्द की अंजुमन फैज का देश है। गौहर रिजवी का ये कलाम उनके अपनी आवाज़ में फैज़ अहमद फैज़ के मद्दाहों से बड़ी माजरत के साथ आज के हिंदुस्तान के हालात पे मुलाहिज़ा फरमाइए। ये नज़्म है जर्द पत्तों का बन, और इस नज़्म के लिखने में काफ़ी परेशानियां इसलिए आईं कि जो जहन था वो साफ़ नहीं था। हमें ये बताया गया कि पाकिस्तान में बुरे हालात रहे और बुरे हालात हमारे यहाँ से ज़्यादा बुरे रहे हमेशा, पर ऐसा लगने लगा कि जैसे हम पाकिस्तान के रास्ते के ऊपर जा रहे हैं। इस नज़्म को मैं हमेशा उन लोगों से माजरत के साथ पढ़ता हूँ जो फैज़ के मद्दाह हैं, जिनमें मैं खुद भी हूँ। शायद लोग परेशान हुए हों शुरू में जब उन्होंने पढ़ा हो अपने देश को कोई जर्द पत्तों का बन, दर्द की अंजुमन कहे तो, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान जर्द पत्तों का बन ही था, पाकिस्तान दर्द की अंजुमन ही था। जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है। जब पढ़े थे ये मिसरे तो क्यों था गुमा, जर्द पत्तों का बन फैज़ का देश है, दर्द की अंजुमन फैज़ का देश है। बस वही देश है जो कि तारीख है, बस वही देश है जो कि तारीख है। बस उसी देश तक है खिज़ां की डगर, बस वही देश है जो कि तारीख है, बस उसी देश तक है खिज़ां की डगर। जर्द पत्तों का बन फैज़ का देश है, दर्द की अंजुमन फैज़ का देश है। मुझको क्यों था यकीन कि मेरे देश में जर्द पत्तों के गिरने का मौसम नहीं, मुझको क्यों था यकीन कि मेरे देश में जर्द पत्तों के गिरने का मौसम नहीं। मुझको क्यों था यकीन कि मेरे देश तक पतझड़ों की कोई राहगुजर ही नहीं। इसके दामन पे जितने भी धब्बे लगे अगली बरसात आने पे धुल जाएंगे। अब जो आया है पतझड़ मेरे देश में, धड़कने ज़िंदगी की हैं रुक सी गई, खंजरों की ज़बां रक्स करने लगी, फूल खिलने पे पाबंदियां लग गईं, कत्लगाहें सजाई गई जा बजा, और इंसाफ सूली चढ़ाया गया। खून की प्यास इतनी बढ़ी आखिरश, जामुमीना लहू से छलकने लगे। नाम किसके करूं मैं खिज़ाओं को, मैं नाम किसके करूं इन खिज़ाओं को मैं। किससे पूछूं बहारें कहाँ खो गईं, किससे जाकर कहूं जर्द पत्तों का बन अब मेरा देश है, दर्द की अंजुमन अब मेरा देश है।
ऐ मेरे हमनशी, ऐ मेरे हमनशी, मुझको ये है यकीन, जर्द पत्तों का बन दर्द की अंजुमन, आने वाले सफ़ीरों की किस्मत नहीं। ये भी सच है कि उस फैज़ के देश में, ये भी सच है कि उस फैज़ के देश में चांद कितना भी जुल्मत के घेरे में हो, नूर उसका बिखरता है अब भी वहाँ। ये भी सच है कि उस फैज़ के देश में चांद कितना भी जुल्मत के घेरे में हो, नूर उसका बिखरता है अब भी वहाँ। पाबजोला सही, फिर भी सच है यही, जिंदगी रक्स करती है उस देश में। कत्लगाहें सजाई गई जा बजा, गाजियों की भी कोई कमी तो नहीं। और मेरे देश में रात लंबी सही, चांद मध्यम सही, फिर भी ये है यकीन, खल्क उठेगी हाथों में परचम लिए, खल्क उठेगी हाथों में परचम लिए, सुबह पाजे पहने हुए आएगी, रन पड़ेगा बहारों खिजाओं का जब रंग बिखरेंगे और रात ढल जाएगी। जर्द पत्तों का बन भी सिमट जाएगा, दर्द की अंजुमन भी सिमट जाएगी, दर्द की अंजुमन भी सिमट जाएगी। नाज़रीन, आपको हमारा प्रोग्राम अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। शुक्रिया।